के पिताजी को एक्सपायर हुए यानी स्वर्गवासी हुए करीब 5 साल का वक्त गुजर चुका था और इन 5 सालों में उनके इस दोनों बेटों ने, जिन बेटों को पिताजी ने गले से लगाकर पाला था और जिन बेटों को देखने के बाद पिताजी को उम्मीद थी कि ये बेटे आने वाले दिन में उनके कुल का, उनके खानदान का नाम रोशन करेंगे, वही बेटे पिता के 5 साल जाने के बाद कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि दोनों के घर में बीच में दीवार पड़ जाती है। और ये दीवार ऐसी नहीं थी, ये दीवार थी पारिवारिक दीवार, ये दीवार थी सामाजिक दीवार। और दोनों बेटों ने पूरे परिवार नहीं, पूरे गांव और पूरे समाज में ऐसा माहौल बनाया दोस्तों कि जो लोग देखने वाले थे उन लोगों के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था कि यार तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे आदमी थे, कितने सामाजिक आदमी थे, वो सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उनका एक अच्छा खासा समाज में नाम था। लेकिन तुम दोनों बेटों ने जो किया ना, वास्तव में समाज के नजर में वो गंदा कहलाता है। आखिर क्या था वो गंदा, और आखिर पिता के 5 साल जाने के बाद दोनों बेटों ने ऐसा क्या किया था। दोस्तों, ये सामाजिक कहानी आज के परिवेश में बिल्कुल फिट बैठती है, जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा कि अब ये कहानी ही नहीं रही, ये हर दूसरे घर की वास्तविकता बन चुकी है। बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और सामाजिक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहनताना के तौर पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक ऐसी सामाजिक और पारिवारिक कहानियां पहुंचाने में, ताकि हमारा आने वाला समाज और परिवार एक दूसरे से जुड़ा रहे, एक दूसरे से संगठित रहे। क्योंकि आपको पता ही है कि ये अंगुलियां जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये पांचों इकट्ठा हो जाती हैं तो एक मुक्के का काम करती हैं। दोस्तों, बिना समय जाया किए इस पूरी भावुक कहानी को शुरू करता हूं। और कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे और विनम्र अनुरोध कि अगर कहानी आपको पसंद आए, कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले, तो इस कहानी को कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर जरूर कर देना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला, उसी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां पर रहता था शमशेर सिंह का परिवार। शमशेर सिंह भले ही कृषक थे, भले ही वो खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन समाज में उनका एक रुतबा था। शमशेर सिंह की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, वैसे शमशेर सिंह को ईश्वर 2 संतानें दे देता है। पहले का नाम रंजीत सिंह और दूसरे का नाम संजीत सिंह। रंजीत और संजीत दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जब ये दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बड़े होते होते पिताजी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगते हैं और दोनों बेटों की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग जाती है, क्योंकि शमशेर सिंह ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं बरती और कभी भी उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाई ना करने के लिए सलाह नहीं दी। वो हमेशा से चाहते थे कि उनके दोनों बेटे रंजीत और संजीत अच्छी खासी पढ़ाई करें, अच्छे खासे शिक्षित हो और अच्छे खासे रास्तों पर, प्रगति के रास्तों पर, उन्नति के रास्तों पर प्रशस्त हों। उसके बाद वो दोनों जब अच्छी खासी नौकरी करने लगते हैं, नौकरी करने के बाद कुछ लोग शादी देखने आने लगते हैं। क्योंकि बड़ा बेटा रंजीत जो था वो शादी योग्य हो गया था, कहने का मतलब उसकी उम्र 21 साल की हो गई थी। शमशेर सिंह की जब तबीयत अच्छी नहीं थी, ऐसे में घर वालों ने सलाह दी कि भैया आप अपनी शादी कर लो। अब रंजीत सिंह को मजबूरन शादी करने का फैसला पे अपनी मुहर दस्तखत लगानी पड़ी और फिर रंजीत सिंह की शादी कर दी जाती है। रंजीत सिंह की शादी जब हो गई, ठीक ठाक रंजीत सिंह की जो है जीवन लीला चलने लगी, उनका परिवार अच्छे खासे तरीके से बस गया और कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद छोटे भाई संजीत की भी शादी कर दी जाती है। और इसके बाद शमशेर सिंह बीमारी के पूरी तरीके से आगोश में आ जाते हैं। और जब बीमारी के आगोश में आ जाते हैं तो दोनों बेटे उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि भैया ऐसा है कि आपके पिताजी चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं और ये अब ज्यादा दिन तक इस धरती पर मेहमान नहीं है, आप इनको घर ले आइए। ये दोनों बेटे अपने उस बुजुर्ग पिताजी को अस्पताल से घर लेकर आते हैं, लेकिन पिताजी संयोग कहिए या भाग्य कहिए करीब 1 साल तक जिंदा रह जाते हैं।
और इस एक साल में इन दोनों बेटों को, जिनका नाम रंजीत और संजीत होता है, सिर्फ पिता को रखने के लिए कि पिता को अपने पास रखेगा कौन, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था। लेकिन एक साल बाद शमशेर सिंह की मौत हो जाती है। जब शमशेर सिंह की मौत हो जाती है तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो परिवार पर, उनकी माताजी को लग रहा था, लेकिन बेटों को ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पिताजी अब दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वो जिसके वजह से वो इस धरती पर पैदा हुए, वो अब दुनिया छोड़कर चला गया है। वो जिसने उसे पालकर, उन दोनों को पालकर इस लायक बनाया कि वो 4 रोजी रोटी कमा सके जाकर बाहर, ये एक अच्छी खासी नौकरी करें, जिन्होंने अपना पूरी जवानी इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए झोंक दी, वो इस दुनिया से चला गया है। खैर, जैसे तैसे दोनों भाई मिलकर पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाकर्म किया जाता है। क्रियाकर्म करने के बाद दोनों की जिंदगी अपने अपने स्तर से चलने लगती है और फिर वो दिन धीरे धीरे दूर नहीं था जो इस समय समाज में हो रहा है, वही इन दोनों भाइयों के साथ भी होता है। दोनों भाइयों की पत्नियां आपस में गृह क्लेश करने लगती हैं और फिर आता है जमीन और जायदाद को बंटने का फैसला। दोनों भाइयों के अलग अलग जमीन जायदाद बढ़ जाते हैं। दोनों भाइयों पिता की जो जमीन जायदाद थी वो अपने अपने हिस्से की, जिसके जो हिस्से में आई थी उसमें फसल उगाने लगता है। और फिर यहाँ तक बातें पहुंच जाती हैं कि दोनों के परिवार में आपस में इतनी ज्यादा कलह बढ़ जाती है सब कुछ अलग होने के बाद कि एक दिन दोनों परिवार एक दूसरे से लाठी लेकर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों से इतनी तेजी से लड़ाई होती है कि दोनों भाई एक दूसरे का सर फोड़ बैठते हैं और सर फोड़ने के बाद दोनों थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को मुजरिम साबित कर देते हैं। इस मुजरिम साबित होने के बाद दोनों के परिवार पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। शादी विवाह, कोई भी आपसी पारिवारिक समारोह हो, दोनों के परिवार एक दूसरे के परिवार में नहीं जाते थे, क्योंकि दोनों में अब दूरियां इतनी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। वो ऐसे जानी दुश्मन थे जो दोनों एक ही माँ से पैदा थे, एक ही बाप से पैदा थे। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों के भाइयों के बीच में कितनी तगड़ी दुश्मनी हो गई होगी, कितनी ज्यादा दुश्मनी हो गई होगी। लेकिन गांव वाले कई लोग इन चीजों का मजा भी ले रहे थे। अमूमन आपने देखा होगा जब ऐसे परिवार होते हैं जो संगठित होते हैं तो उनको पीछे से जो समझाने वाले लोग होते हैं वो इतना होते हैं कि दोनों के परिवार में आपस में फूटन डाल के दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। और इन दोनों परिवारों को जुदा करने का जो मेन दिमाग था, जो मेन मुद्दा था, जो मेन समझाने वाला था, ये दोनों भाई नहीं थे कि रंजीत और संजीत ने दोनों एक दूसरे से जानकर झगड़ा की हो। दरअसल रंजीत को गांव का एक आदमी लगातार भरे जा रहा था और संजीत को भी गांव का ही एक आदमी लगातार उसके दिमाग में फितूर डाल रहा था। वो जब भी बैठता तो रंजीत के खिलाफ संजीत को भड़काता और संजीत का जो अपने आप को शुभेच्छु कहता था, अपने आप को उनका बहुत खास कहता था, वो उनको समझाता था। यानी कि रंजीत और संजीत के बीच में जो झगड़ा थी वो दोनों की आपस की वैमनस्यता नहीं थी, दोनों की आपस के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि उनके पीछे उनके समझाने वालों की उपज थी। खैर, दोनों की उम्र अब धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों की उम्र धीरे धीरे बढ़ने के बाद दोनों को एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि हम दोनों भाई जो एक दूसरे के परिवार से इतना दिन दूर रहे, एक समय था जब हम दोनों भाई साथ में माँ की बनी हाथ की रोटियां खाया करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। दोनों इसको बैठकर गहनता से विचार करते हैं। अचानक बड़ा भाई रंजीत बैठा ही था कि उसका छोटा भाई संजीत सामने आ जाता है। और जब संजीत सामने आ जाता है तो रंजीत के देखता ही रहता है, रंजीत के परिवार वाले और रंजीत की पत्नी देखती ही रहती हैं कि उनका देवर संजीत, जो आज से करीब 10-15 साल से एक दूसरे की बोलचाल नहीं है, खानदान नहीं, एक दूसरे के आते जाते नहीं, वो कैसे आ गया। अचानक संजीत आकर रंजीत का पैर छूता है और कहता है, बड़े भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे जो गांव का मेरा खास है वो मुझे इसी तरीके से भर रहा था। अब रंजीत के मुंह से भी निकलता है कि तुम्हारे लिए भी फला ऐसा ऐसा कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बताते हैं कि वो आदमी कौन थे, वो गांव का कौन सा शख्स था जो एक दूसरे के पीछे लगा हुआ था और एक दूसरे के पीछे कहने पे इन दोनों के बीच विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे की गलती को मानते हैं, दोनों पश्चाताप करते हैं, दोनों के परिवार एक बार फिर से
अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं, दोनों की पत्नी अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं। दोनों के बच्चे अब साथ में बैठने लगे थे, दोनों के बच्चे अब साथ में एक दूसरे के आने जाने लगे थे, बातचीत करने लगे थे, क्योंकि दोनों सगे भाइयों को अब ये समझ में आ चुका था, क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी वो वास्तव में उनकी गलती नहीं थी, बल्कि उनके पीछे समझाने वाले की गलती थी। दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे पास पड़ोस में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कभी भी अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। वो हमेशा पड़ोसी के दिमाग से, रिश्तेदार के दिमाग से, फला के दिमाग से, इनके दिमाग से, उनके दिमाग से चलते हैं, और उसका जो हल निकलता है, उसका जो लक्ष्य आता है, उसका जो परिणाम आता है, वो सिर्फ यही आता है कि दो परिवार, दो सगे भाई जो दोनों एक माँ की कोख से पैदा हुए, एक ही बाप के दोनों सगे भाई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे के दिमाग के चलने की वजह से अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का भी यही उद्देश्य था कि अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके परिवार में भी ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपके भाई के प्रति, आपकी माँ के प्रति, आपके पिता के प्रति, आपके परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपको उकसा रहा है, अगर ईश्वर की ऐसी कुछ मर्जी होती तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में या पूरे शहर के किसी भी कोने में एक आदमी को दिमाग देता और कहता कि भैया ये एक आदमी का दिमाग है, इसी दिमाग से पूरे गांव वाले, जो आस पड़ोस वाले लोग हो, सब इसी एक आदमी के दिमाग से चलो। आखिर वो सबको अलग अलग दिमाग क्यों बांटता? इतनी मेहनत उसे करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने दिया, इसलिए दिया कि आप ऐसे मामलों में, जब आपका पारिवारिक मामला हो, खून के रिश्ते हो, तो आप अपने दिमाग से ठंडे से बैठकर सोच सको, ताकि आपका घर परिवार, आपके भाई भाई में वैमनस्यता, आपका खानदान का अलगाव ना हो, आप एक दूसरे से जुदा ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ जरूर आई होगी। कहानी अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिएगा कि आपका इन दोनों भाइयों के बारे में, जो दोनों भाइयों को समझाते थे, उन लोगों के बारे में क्या कहना है, आपके दिल के उद्गार क्या है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। अगले आने वाली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। फिलहाल अगर कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो और कहानी से आपको तनिक भी सीख मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहाँ से देख रहे थे, ये भी जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारी कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। फिलहाल मिलता हूँ एक ऐसी नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक पारिवारिक कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।